हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सारे इंडियंस के दिल के बहुत करीब है और वो लोग सोच रहे हैं कि उस एसेट क्लास के बारे में करें क्या। तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में और बात करेंगे कि रियल एस्टेट प्राइसेस का ट्रेंड अगले कुछ टाइम में क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, स्टैग्नेंट रहेगा, क्या होगा। करेक्ट। और ये सब हम बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेटा। हमने हार्ड कोर डेटा लाया है आपके लिए और हम बात करेंगे। तो सबसे पहला डेटा है आरबीआई का। आरबीआई का एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने हाउसिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा एक दो पैराग्राफ डिस्कस किए हैं। उसमें सबसे पहला डेटा ये है जिसमें ग्रोथ रेट ऑफ की सिटीज यानी प्राइजेस का ग्रोथ ओवर द लास्ट 4 क्वार्टर्स। करेक्ट। तो लास्ट 4 क्वार्टर में अहमदाबाद, बेंगलोर, एनसीआर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और मुंबई में, नॉट मुंबई, एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मतलब यस, मुंबई थाने में ग्रोथ रेट क्या रहा। तो इसमें क्लियर दिख रहा है जो सबसे लास्ट वाला बार है ना, वो है Q2, यानी ये लेटेस्ट बार है, जून टू सितंबर पीरियड। जो ब्लू वाला है वो ब्लू वाला है। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो लास्ट सितंबर से लेके करंट जून से सितंबर तक हर एक क्वार्टर में जो प्राइसेस का ग्रोथ है वो नीचे गया है। और लास्ट 2 क्वार्टर में ये तो होना ही था क्योंकि लॉकडाउन था और पैसे की कमी थी लोगों के पास, उसके वजह से ये होना लाजमी था। बट हैविंग सेड दैट, सब लोगों को लग रहा था कि प्राइसेस क्रैश होंगे, लेकिन सिर्फ ग्रोथ कम हुआ है, प्राइसेस क्रैश नहीं हुए हैं। सिर्फ जो दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है वहां पे प्राइसेस क्रैश हुए। दैट्स इट। उसके बाद आरबीआई ने और एक इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज किया है। उस डेटा में जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउसेस लॉन्च्ड एंड सेल्स। करेक्ट। कितने नए घर या कितने नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और कितने सेल्स हुआ। तो एज यूजुअल जो कोरोना का टाइट लॉकडाउन पीरियड था, अप्रैल टू जून वाला, उस समय जो हाउसेस लॉन्च एंड सेल्स था उसका ड्रास्टिकली फॉल हुआ उस डेटा में। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे राहुल, जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये जो ऊपर वाला चार्ट है इसमें आप देखते हो कि जो ब्लू लाइन है वो सेल्स है और जो रेड लाइन है, ऑरेंज वो लॉन्च्ड है, रेक्टेंगल है, वो सेल्स है, और ऑरेंज है वो लॉन्च है, बार है वो लॉन्च्ड है। और करेक्ट। सेल्स है ना वो लॉन्च को बीट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सेल्स लॉन्च को बीट कर रहा है। हाँ, तुम्हारा इन्वेंट्री खाली हो रहा है, जो ये सेक्टर के लिए एक गले तक आ गया था लोगों का। करेक्ट। तो बिल्डर लोग के गले तक आ गया था कि उनका माल इन्वेंट्री बढ़ते जा रहा था। वो यहाँ पे तुमको क्लियरली दिख रहा है कि इन्वेंट्री घट रहा है। करेक्ट। और जो गैप है सेल्स और न्यू लॉन्च का, वो गैप भी बढ़ते जा रहा है। तो उससे जो गति है इन्वेंट्री कम होने की वो भी पता चलता है, जो रिड्यूस हो रही है। 2016 के बाद जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा था वो ऑलमोस्ट 2017-18 के बाद से धीरे धीरे, स्पेशली 18-19 Q4 यानी सितंबर जो 18-19 है उसके बाद से ड्रास्टिकली रिड्यूस होना चालू हुआ है। और कोरोना टाइम का लॉकडाउन पीरियड था अप्रैल टू जून में, वहां पे सबसे लोएस्ट लॉन्च एंड सेल्स हुआ है जो कि लाजमी है। लेकिन जून से सितंबर पीरियड में सेल्स में भी बढ़ोतरी आई है और लॉन्च में भी बढ़ोतरी आई है। जो इंटरेस्टिंग है, अलॉन्ग विद दैट, जो ये नीचे जनक जो तूने बात किया था ना, अनसोल्ड इन्वेंट्री, वो नीचे दिख रहा है। करेक्ट। ये जो तूने गैप के जरिए एक्सप्लेन किया था वो नीचे क्लीन दिख रहा है कि इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री हाँ नीचे गिर रही है। हैविंग सेड दैट, ये जो ब्लू लाइन है जो शार्प राइज हुआ है इसका, करेक्ट, सेल्स यानी जो रेट होगा सेल्स का वो कम होने के वजह से जो इन्वेंट्री ज्यादा समय में बिकेगा, बिल्डर्स के पास ज्यादा समय तक रहेगा और उसके बाद बिकेगा। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ सेल्स कम होगा। ऐसे आरबीआई का डेटा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हम लोग क्या सोचते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये था, हाँ, इससे थोड़ा सा अलग है। करेक्ट। सो दिस इज द फैक्ट। ये करंट स्टेटस है।
अब हम देखेंगे कि हम लोग क्या सोचते हैं। करेक्ट। तो राहुल, ये देखने के लिए हम जाते हैं थोड़े से हिस्ट्री में, ठीक है। अभी हिस्टोरिकली भारत का सबसे लार्जेस्ट रियल एस्टेट मार्केट रहा है मुंबई, ओके। करेक्ट। और मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट अगर पिकअप होता है तो रेस्ट ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट पिकअप होंगे, ऐसा माना जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो लीडिंग इंडिकेटर है। करेक्ट। करेक्ट। तो यही जो आपने ये चार्ट देखे ना, वो बॉम्बे के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ये हमने एक परफेक्ट। आर्टिकल से लिया था, नीचे उसका सोर्स मेंशन्ड है, ठीक। ये लेकिन FY 2009 से डेटा है। करेक्ट। तो बराबर। लास्ट 10 साल का डेटा है ये। करेक्ट। हाँ, और लास्ट 2 साल में यू कैन सी के वो डार्क ब्लू लाइन बढ़ गया और लॉन्चेस कम हो गए। इसके करेक्ट। बहुत यानी सारे कारण थे। हाँ, हम्म। बिल्डर गो लोग अहेड। नए लॉन्च नहीं कर रहे थे क्योंकि नए क्लीन लैंड मिलना भी मुश्किल हो गया था, और करेक्ट। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के कारण लोन पे बिल्डिंग बनाना बॉम्बे में इट हैज बिकम अ वेरी कॉस्टली अफेयर। मतलब बहुत करेक्ट। रिटर्न बहुत कम आता है, ओके। तो ये सब के और कारण उसके बाद रेरा से एडजस्ट करते करते भी बिल्डर्स को बहुत टाइम हाँ गया। करेक्ट। हाँ, रेरा हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, तो तीनों में हम्म। बहुत ही मतलब कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि सेल्स चालू, बॉम्बे ने सेल्स मेंटेन रखा है डिस्पाइट ऑफ द स्लो डाउन, ठीक है। जो ब्लू लाइन है वो एक ही लेवल पे बनी रही है 20 और 30 के बीच में, जो कमेंडेबल बात है फॉर ए मार्केट लाइक बॉम्बे, जो बहुत महंगा माना जाता है, ओके। लेकिन जनक ये है ना, दुनिया का सारे कंट्रीज में ऐसे एक या दो सिटीज रहते हैं जिसमें कुछ भी हो जाए, हाँ, वहां पे रियल एस्टेट प्राइसेस ड्रास्टिकली गिरते नहीं है। जैसे कि करेक्ट लंदन हो गया, टोक्यो हो गया, शंघाई हो गया। कुछ पूरे कंट्री में कुछ भी हो जाए, वहां पे कुछ नहीं होगा। करेक्ट। तो करेक्ट। हमारा जस्ट वो बिकॉज ऑफ। बॉम्बे है। हाँ, लेकिन राहुल, ये सारी चीजें चेंज हो रही है। तुमको दिखेगा करेक्ट। कि कैसे दूसरे सिटीज भी अभी बॉम्बे को कंपटीशन देने के कगार पे आ रहे हैं, ओके। तो वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जब भी फॉरेन के सेंट्रल बैंक ने स्टिम्युलस दिया है या फिर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दिया है, पैसे की फ्लो बढ़ा दिया है मार्केट में, उसके बाद बॉम्बे का रियल एस्टेट में तेजी आया ही है, ओके। एंड करेक्ट। देन इंडियन रियल एस्टेट में भी तेजी आया है, ओके। तो ये चार्ट ये चीज बताती है। तो जैसे 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, 93 में ये यूएस के रेट NRI के लिए कम नॉर्म हो गए। सीज की है। करेक्ट। अब यहाँ पे तुम देखो 1993 में फेडरल फंड रेट बहुत कम हो गए, ठीक है। यहाँ ये पे दिख नहीं रहा जो, है, दूसरा दूसरा दिख नहीं रहा है जनक। और दूसरा नहीं दिख रहा है, एक ही सेकंड, आई विल जस्ट शो इट टू यू, क्योंकि वो बहुत सो ही जनक दिलचस्प है। इंपॉर्टेंट है। यानी तू बोल रहा है कि जब भी ग्लोबल फंड्स इंडिया में आते हैं, हाँ, करेक्ट, अब रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ता है और प्राइसेस रियल बढ़ता एस्टेट, है। हाँ परफेक्ट। अभी ये देखो करेक्ट। यहाँ पे 1989 से जो रेट काटना शुरू किया यूएस के फेडरल हम्म। रिजर्व ने, ठीक है। तो हम्म। 92 93 में तुमको दिखेगा कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आ गई, करेक्ट। ओके। करेक्ट। और 1991 में इंडिया में भी लिबरलाइजेशन हुआ, और 93 में एनआरआई के भी नॉर्म्स कम हुए। बहुत सारे करेक्ट। एनआरआईज में पैसा लगा था इंडिया में। मोस्टली जो सबसे बड़ा बेनिफैक्टर था नवी मुंबई, नवी मुंबई वाले रीजन में बहुत सारे एनआरआई लोग ने पैसे डाले थे, ठीक है। करेक्ट। और प्लस तो पूरा इंडियन रियल एस्टेट मार्केट तेजी किया था उससे। फिर 1995 में क्रैश हो गया, 2000, फिर 2002। या ये देखो वापस 2000 से 2001 में वापस रेट कम किया यूएस फेडरल रिजर्व ने, ओके। और वापस 2002 में जो तेजी आई, और आप अगर हमारे एज के दर्शक हैं तो तुमको याद होगा कि 2002 से 2008 में किस प्रकार की तेजी आई थी रियल एस्टेट, सबसे फास्ट। सबसे फास्ट तेजी आई थी। सबसे और फास्ट तेज आया था। करेक्ट है। करेक्ट, ठीक है। और फिर अभी 2008 में वापस वो क्रैश हो गया, वापस मीन्स मार्केट क्रैश हुआ ग्लोबल।
करेक्ट, स्पेसिफिकली जब रिसेशन आया तो उससे फाइट करने के लिए उधर के बैंक्स ने रेट्स कम किए, लेकिन उससे जो पैसा था हमारे भारत में आया और अगेन अब यहाँ पे बूम आया 2013 तक समथिंग, करेक्ट, 2009 से 2013। तो ये देखो, जब ये इंटरेस्ट रेट वापस बॉटम मार दिए, वापस वो 2008 वाला तेजी आ गया जो 2015 या 16 के करीब करीब तक चला। फिर 2016 में इंडिया में शॉक हो गया, बहुत बड़ा डीमोनेटाइजेशन, फिर आया रेरा और फिर आया जीएसटी। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसी टाइम वहां के इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुए, यानी वो ट्रिपल शॉक था, ये अपने इंटरनल शॉक भी था और वहां से पैसा भी कम हो गया, दोनों आया। करेक्ट, ये वेरी गुड, करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो अभी इसके कारण सिंप्लीफाई करते हैं, जनक एक पॉइंट सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं सबके लिए, करेक्ट, हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ये है जब वहां पे रेट कम हो जाते हैं, जैसे कि अब अगर आपका सेंट्रल बैंक की 0%, उधर का रेपो रेट समझ लो, उधर फेड फंड रेट बोलते हैं, वही अगर नियर 0 है, करेक्ट, तो हाउसिंग रेट तो मींस इंडिया से तो डेफिनेटली नीचे रहेंगे, 2-3% जो भी रेट है वहां पे चलेगा। वो सस्ते रेट पे लोग पैसा लेते हैं और सारे इमर्जिंग मार्केट्स में जहां जहां अच्छा एसेट्स है वहां पे डाल देते हैं, करेक्ट। तो उनके लिए क्या एक अच्छा रिटर्न कमाने का मौका मिल जाता है उनको। तो जब भी बाहर से पैसा बढ़ा है, इंडियन रियल एस्टेट बूम हुआ है। अभी हम लोग ने ये सब साइकिल देखा। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट है जो जनक आपको अभी का उनका इंटरेस्ट रेट दिखाएगा। अभी क्या हुआ है देखो, अभी कोरोना के बाद रेट उन्होंने ड्रास्टिकली क्रैश करके जीरो के पास आया, जीरो के करीब। और ये जीरो का ड्रॉप का जो इम्पैक्ट है वो आपको अभी नजर आता है, ये जो आरबीआई का लोन्स का डेटा है उसके अंदर। अभी हम लोग जंप कर रहे हैं आरबीआई पे, लेकिन इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि फॉरेन फंड इंडिया में आ रहा है, जो कि हम स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रियल एस्टेट में भी फॉरेन फंड आएगा। इसका इफेक्ट होगा ही रियल एस्टेट में, करेक्ट। तो सबसे पहला कि फॉरेन फंड और उसका डिमांड के वजह से रियल एस्टेट बूम पास में है, एक क्लियर हो गया। सेकंड, अभी आरबीआई, सेकंड, ये आरबीआई का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि होम लोन्स में क्या बढ़ोतरी हुई है। ये जो सेकंड रो ऑफ डेटा है, ये जो हाउसिंग वाला, हाउसिंग सेक्टर, हाँ, इसमें क्या ग्रोथ रेट हुआ है किसी भी 8.5। हाँ, ये जो ग्रोथ रेट हुआ है वो अभी अभी हुआ है। और इसके साथ साथ तुमको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक ने रिसेंटली न्यूज में बोला कि अक्टूबर में हमने रिकॉर्ड होम लोन्स बेच दिए, जो लास्ट 5-6 साल में एक महीने में इतने होम लोन्स हमारे गए ही नहीं है। एक्चुअली मुझे भी कितने सबको फोन आते ही होंगे घर पे कि 6%, 6.6%, 6.9% इस पे लोन मिल रहा है। ये रेट लोएस्ट है अपने लास्ट 20 इयर्स में, 15 इयर्स में ये रेट लोएस्ट है, करेक्ट, लोएस्ट है। तो यानी फॉरेन का पैसा, उसका डिमांड 2 साल पहले इंडिया का पैसा 9% पे था, करेक्ट है ना, अभी 6.5% पे हो गया है। तो इसका जो ऑब्वियस बेनिफिट है राहुल, वो तुमको मैं ये एक्सेल में ही एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान लो कि एक हाउस होल्ड के पास जो एडिशनल होम लोन के लिए जो मंथली पैसा है, एनलार्ज कर जनक प्लीज, यस एनलार्ज करो। मान लो कि एक किसी के पास होम लोन के लिए मंथली 40,000 रुपया है, ठीक है, और 2019 में जब 9% इंटरेस्ट रेट था, ठीक है, तब पर लाख 900 रुपीज पर लाख का ईएमआई भरते थे वो लोग, ठीक है। तो ईएमआई यार, करेक्ट, हाँ ठीक है, ये 9% अराउंड था, अप्रोक्सीमेट 10 भी हो सकता है, बट अराउंड 900 पर लाख का ईएमआई भरते थे वो। और इसके कारण वो लोन कितना ले सकते हैं इज 40,000 डिवाइड बाय 90, मतलब 44 lakhs का वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो है ये 6% हो गया है या 6.5% हो गया है, तो उनका जो ईएमआई है ना पर लाख हो गया है 600 रुपया, और इसके कारण वो 66 lakhs का लोन ले सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो सेम लोन तो होता है 30 ईयर का लोन होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन
वो लिटरली ये जो डिफरेंस है 44 का 66, मतलब वो 1 BHK जगह पे सीधा 2 BHK ले सकता है, 2 BHK ले सकता है। करेक्ट, उतने ही आउटफ्लो में, वही 40,000 के बजट में, जो मंथली आउटफ्लो बजट है। करेक्ट। और अगर सब लोग खुद को ये क्वेश्चन पूछो तो आप भी खुद को आंसर दोगे कि आपका एस्पिरेशन बड़ा घर लेने का ही है। करेक्ट। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं है उसका। तो अगेन डिमांड, इंडिया का भी पैसा आ रहा है और आगे के क्वार्टर्स में अगर इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट सपोर्ट रहा तो आएगा। ओके, यस। नाउ इसके पहले जनक, रियल एस्टेट सेक्टर डेटा से पहले गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए जिससे डिमांड बढ़े, वो बात कर ले। इसके अलावा ये मैं क्विकली बोल दूंगा क्योंकि सबको पता है। पहला तो गवर्नमेंट ने जो स्टैंप ड्यूटी है वो कम कर दिया, ठीक है। जो नॉर्मली 5 to 6% होता है, उन्होंने कुछ समय के लिए स्टैम्प ड्यूटी को 2% कर दिया, तो करेक्ट 4% का फायदा इमीडिएटली हो जाता है ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, ह्यूज, ठीक है। तो वो एक हो गया। फिर उसके अलावा ये आपके लोन वाले चीज ड्रॉप हो गए, लोन्स। तो ये इसका पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दे रखा है, और जो वो एक्सटेंड किए जाते हैं हर बजट में। तो वो स्कीम में आप ये होगा ही, यस, इस साल भी एक्सटेंड होना है। तो वो स्कीम में आप 3 साल के लिए, तो फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 इयर्स के लिए आप 4.75% पे लोन लोगे, नॉट एट द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट। तो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है। ये सारे फायदों के कारण ये जो होम लोन्स है, होम लोन डेटा आप देख रहे हो, वो उसमें बहुत बढ़ोतरी आ गई है, और ये सेल्स होना पिकअप हो गया है, सेल्स ये मार्केट का। चलो नेक्स्ट, अभी रियल एस्टेट मार्केट डेटा। चलो अभी ये डेटा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये डेटा नए सप्लाई का डेटा है कि कहाँ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कुछ साल पहले बॉम्बे जो था वो सबसे बड़ा मार्केट था इंडिया का, लेकिन अब तुम देखो यहाँ पे बॉम्बे और पूना का नया सप्लाई बॉम्बे से ज्यादा हो गया है। वाओ, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो, बट मार्केट साइज बढ़ रहा है। और ये देखो 2019 में ये केस नहीं था, बॉम्बे 30 था, पूना 24 था, तो मिला के 54% खाते थे। अभी कैसा है, बॉम्बे 17 है, पूना 21 है, दोनों मिला के 38 हो गया। और एक नया प्लेयर आ गया अंदर जो है हैदराबाद। हैदराबाद में सप्लाई बढ़ रहा है दर्शकों, आई डोंट नो क्यों बढ़ रहा है, लेकिन अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे हो रहा है, वहां पे कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है, तो आपको जरूर जाके देखना चाहिए कि वहां पे क्या है, क्या रेट चल रहा है, फ्यूचर में कौन सी चीज आने वाली है कि लोग इतना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे। और अगर वो सही में अच्छा दाव मिल गया आपको, तो उसमें आपको सही रियल एस्टेट मार्केट में राइज मिल सकता है, एक अच्छा रिटर्न का चांस मिलेगा। करेक्ट, हाँ, परफेक्ट। तो ये हो गया सप्लाई की बात। लेकिन लास्ट 2 साल 2019 और 20 के सेल्स भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से लास्ट 2 साल में सेल्स हुआ है, उसमें आपको देख सकता है 2019 में बॉम्बे में 32 और 20% ऑफ टोटल इंडिया सेल्स ये दोनों सिटी में हुआ है, तो 52% हो गया। और 2020 में 30 और 21, तो टोटल 51% हो गया। तो सेल्स में अभी भी हैदराबाद आया नहीं है। करेक्ट, हैदराबाद का जो सप्लाई बढ़ा है, लेकिन सेल्स में वो उधर का उधर ही है। इसका मतलब वहां पे अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। बहुत स्कोप, करेक्ट, बायर्स मार्केट हो सकता है। बायर्स मार्केट है क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है और सेल्स नहीं आ रहा है। करेक्ट, परफेक्ट। तो बायर्स मार्केट हो सकता है। बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे हैदराबाद को अपन ने सेटअप कर दिया कि वो पॉसिबल चांस हो सकता है गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। और मेन चीज जो इसका एक और पार्ट है कि आप देखो टियर 2 कैसे राइज हो रहा है। टियर 1 सिटी हो गया बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई,
ठीक है, लेकिन बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई तो बहुत छोटे हो गए अभी, और टियर 2 ऊपर आ रहा है एक्चुअली एटलीस्ट इन लोग द क्या न्यू बोलते हैं सप्लाई पता है, वाला कुछ। मेट्रो, ये 4 मेट्रो है और टियर 1 पूना और ये है, फिर भी पॉइंट ये है कि ये जो निचला ओके लेयर है वो ठीक है, बहुत फास्ट ऊपर आ रहा है। हाँ तो मींस वो 4 मेट्रो है और टियर 1 सिटीज पूना है, चलेगा, यू कैन क्लासिफाई इट दैट वे आल्सो, लेकिन मेरा कहने का अर्थ वही था। लोअर ठीक है, लेयर बहुत फास्ट ऊपर आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। अभी करेक्ट। यस, अभी डिमांड रिलेटेड डिस्कशन। ओके, तो पहला डिमांड इंडिकेटर ये प्रॉप टाइगर का ऑनलाइन इंडेक्स है जो उन्होंने ऑनलाइन सर्चेज में से बनाया है। ठीक है, तो ये बताता है कि ऑनलाइन सर्चेज फॉर बाइंग ए न्यू हाउस या नया घर लेने के लिए ऑनलाइन सर्चेज कितनी मात्रा में हुए और कितनी मात्रा में हो रहे थे, राइट फ्रॉम अक्टूबर 2019 से दिसंबर अभी 2020 तक तक का दिसंबर डेटा 20। है। ठीक है, करेक्ट और करेक्ट। इसमें आप देख सकते हो कि ये डेटा अराउंड 70 और 100 के बीच में घूम रहा था थ्रू आउट टू 2019। कोविड में वो अराउंड 80 के लेवल पे हो गया और अभी वो 160 चला गया है। तो लास्ट 6 करेक्ट। महीने में इस लिटरली डबल हो गया है इंडेक्स, कि कितने सारे लोग ने सर्च किया है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। इसका मतलब क्या है पता है, पैसा है, आरबीआई की तरफ से सस्ते होम लोन्स है और इंटरेस्ट भी है, तो और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो यानी डिमांड बढ़ेंगे, रियल डिमांड आएंगी। ठीक मौका है, है, दस्तूर है, और सब चौका भी राशि है। भी है। ये हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये सर्वे उन्होंने 3,000 होम बायर्स, पोटेंशियल होम बायर्स में किया था। ठीक है, और उनमें से उनका क्या मानना था, ये ऐसा है, प्रॉप टाइगर वाली कंपनी ने किया था, रिपोर्ट आज ही रिलीज करेक्ट किया है और हम देख के करेक्ट। बहुत खुश हो गए। ये बोलता है कि 78% लोग को नेक्स्ट 1 साल में घर लेना है और सिर्फ करेक्ट 22% बोलते हैं हम रुकेंगे। और मतलब ये भी इंडिकेटर है कि डिमांड आ रहा है। यस एग्जैक्टली। और उससे ये, ज्यादा हाँ, इंटरेस्टिंग सेकंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये साल हम सारों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, घर पे बैठ के पक भी गए और काम भी बहुत किया है, और कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा काम कर दिया है। सो वर्क फ्रॉम होम के अंदर लोग बोल रहे हैं कि अभी हमको ज्यादा बड़े घर लेने हैं। अब आप हम्म। सोचो, आपके इनकम यदि बड़े नहीं है और आपको फिर भी ज्यादा बड़ा घर लेना है, तो आप कहाँ ले पाओगे? आपको आपका शहर करेक्ट। शायद चेंज करना भी पड़े, यू नो। तो ये सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मुझे पर्सनली लगता है कि टियर 2 सिटी का डिमांड बना, टियर 2 या फिर वो जो टियर 1 आप बोल रहे हो, टियर मैं वन मेट्रो और मेट्रो टियर 1, वाला। बेसिकली पूना, हैदराबाद, वो वाले जो सिटीज है, उनका डिमांड बना रहेगा और स्ट्रांग रहेगा, ऐसा मेरा मानना है बेसिकली। तो वो जो हमने सप्लाई वाली चीज देखी वो शायद सच भी गिर जाए और वहां पे प्राइस अप्रिसिएशन भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, एसेट क्लास प्रेफरेंस। ठीक है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि हमारे भारत में लोग रियल एस्टेट को इज्जत देते ही है और उनको ऑलवेज लार्ज परसेंट ऑफ देयर नेट वर्थ या उनका जो सेव जिंदगी भर का सेविंग होता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो प्रॉपर्टी में डालते ही है। मगर यहाँ पे तुम देखोगे राहुल कि मई में 35% लोग प्रॉपर्टी में डालते थे, 22 एफडी में डालते थे, 15 लोग स्टॉक मार्केट में डालते थे और 28% गोल्ड में डालते थे। अभी गोल्ड का भाव बहुत बढ़ गया, तो गोल्ड में अब भी दिसंबर में कम लोग पैसा डालना चाहते हैं। रियल एस्टेट में आप देखो कि बढ़ गए लोग, और स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारा इंटरेस्ट आ गया है लोगों का पैसा डालने का। करेक्ट करेक्ट। तो अगेन एक वन मोर रीजन दैट डिमांड आएगा। तो अभी परफेक्ट। तक हमने जितना डिस्कस किया कि लोगों को लेना भी है और ग्लोबली भी पैसा आ रहा है और इंडिया के बैंक्स की तरफ से भी पैसा आएगा, हेंस हमको लगता है कि अगले कुछ करेक्ट। क्वार्टर्स में अगर बहुत बड़ा क्रेडिट क्रंच या ऐसा कुछ ना आए, जो कि नहीं आएगा क्योंकि जो गवर्नमेंट भी है वो बजट्स में पैसा देने ही वाली है,
तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट प्राइसेस का बूम यहाँ से होने वाला है। करेक्ट जनक? तुझे क्या लगता है, लॉन्गर टर्म है, शॉर्ट टर्म जनक? अगले कुछ साल, एटलीस्ट नेक्स्ट लॉन्गर 3-4 साल के लिए तो ग्रोथ मिलेगा, पर वो जो ग्रोथ मिलेगा वो सस्टेनेबल होगा। मींस क्या कि वो प्राइस उसके बाद टूटेंगे नहीं, अनलेस कि बहुत कुछ बढ़ गया तो अलग बात है, तो वापस हम एक वीडियो निकाल ही देंगे, लेकिन करेक्ट, डन। यहाँ से तो बढ़ना है। और बढ़ना है। मुझे आखिरी में एक पॉइंट तुम सबको बताना है, वो है ये, ठीक है, जो एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है ये आपके सामने यस बैंक का चार्ट। लास्ट ईयर यस बैंक डब्बा हो गया, गवर्नमेंट ने यस बैंक को बचा दिया। उसके अलावा पीएमसी बैंक का डब्बा हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक का डब्बा हुआ, ये कराड़ जनता बैंक का भी डब्बा हो गया, ठीक है। अपने आंख के सामने बैंक्स जा रहे हैं, डूब रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको कैसे जैसे तैसे वो करे। कराड़ जनता में तो बोल दिया कि आपका जो भी पैसा है 5 लाख रुपया आपको मिलेगा, बराबर। अगर आपने जिंदगी भर की सेविंग्स लगा दी बैंक में और आपको मिलना है 5 लाख रुपया, तो जब इस प्रकार का माहौल चल रहा है, स्टॉक मार्केट आसमान छू रहा है, और प्लस आसपास का सिचुएशन में अनसर्टेनिटी है, ठीक है, तो लोग चाहेंगे कि उनका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, गोल्ड भी इतना बढ़ गया, तो लोग चाहेंगे कि उनका जो नेटवर्थ है, उनका जो जिंदगी भर का सेविंग्स है, वो कहीं ऐसी जगहों पे सेव हो जाए कि वो देख सके यार, इट्स अ रियल एसेट जो बोलते हैं ना वो। यस, करेक्ट। तो रियल एसेट में रियल एस्टेट तो आता ही है, और वो एक और रीजन है कि अभी सही टाइम है ये यहाँ पे पैसे डालने का। करेक्ट तुम्हारा क्या व्यू है राहुल? करेक्ट सेम है। और इसका रिफ्लेक्शन भी हमको रियल एस्टेट के जो कंपनीज है उनके रिटर्न्स में मिलेगा कि Correct. वो कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी उनका जो पैनिक था वो कम हो रहा है, और उसके साथ साथ फ्यूचरिस्टिक डिमांड का भी चांस है। इसीलिए कोई भी जनक तुझे जो पसंद है वो रियल एस्टेट का स्टॉक का चार्ट दिखा दे। निफ्टी रियल्टी का ही दिखा देता हूँ ना, निफ्टी रियल्टी का ही दिखा दो, खत्म हो जाएगा। यस। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये ऐसे बॉटम आउट किए जा रहा है, ठीक है, और अब वो ऊपर जाने की फुल तैयारी में है। हाँ, यानी 2011 से अभी तक ये काइंड ऑफ बॉटम बन चुका है, और ये जो पोस्ट कोरोना टाइम में उसने 174 से 329 का जो रैली किया है, दैट इज द इंडिकेशन। और ये स्ट्रॉन्ग रैली है, ये ऐसा रैली नहीं है कि क्या बोलते हैं उसे, दिस इज नॉट अ वीक रैली, दिस ये इज अ देखो स्ट्रॉन्ग रैली विद एब्सोल्यूट वॉल्यूम। वैल्यू में वो 150 के लो से 330 पे आ गया, 29, करेक्ट। तो फिर वो काफी स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। और ये हमारा फाइनल प्रूफ था, करेक्ट, कि रियल एस्टेट एक अच्छा सेक्टर बन सकता है ग्रोथ के लिए। yes. करेक्ट। और प्राइसेस एक सेक्युलर चेंज होगा प्राइसेस में। यस। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। यस, आशा है कि आपको अच्छा लगा हो हमारा व्यू। अगर आपके कोई और व्यूज है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखें, हम जवाब जरूर देंगे, और अच्छा डिस्कशन भी हो जाएगा, हमारा भी थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। और शेयर कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। चलो बाय गाइस, सी यू, बाय।